नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने जो हमारा आदिकाल पेपर चल रहा है, उसका आदिकालीन साहित्य की जो पृष्ठभूमि है, जो परिस्थितियां रही हैं, उन पर संक्षेप में प्रकाश डाला था। आज हम आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को यदि आप स्मरण कर पाए तो स्वयं अनुभव करेंगे कि उस समय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अस्थिरता थी। आदिकाल की राजनीतिक अस्थिरता का सीधा प्रतिफलन वीर गाथाएं थी, क्योंकि भारतीय राजा आपस में लड़ते रहते थे, विदेशी आक्रमण हो रहे थे। भारतीय राजाओं द्वारा अपने प्रतिपक्षी को पदावनत कराने के लिए भारत से बाहरी शासकों को आमंत्रण भी दिए जाते थे। देखा जाए तो भारतीय राजाओं का अधिकांश समय युद्ध क्षेत्र में बीतता था। अभी आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि बड़े भारतीय राज्यों को अपनी वरिष्ठता सिद्ध करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक रूप में अपनी प्रशंसा और प्रशस्ति के विस्तार हेतु क्या सिर्फ यही एकमात्र उपाय रह गया था? तो यदि हम इसका उत्तर देखें तो यही वास्तव में यही इसका एक उपाय रह गया था। उस आकांक्षा को उनके दरबारी कवियों ने भली प्रकार पहचाना था और देशी राज दरबार में अनेक अवसरों पर अपने आश्रयदाता अपने आश्रय प्राप्त कवियों से प्रशस्ति गायन सुनने का सुख पाते थे। उनको भी ये लगता था कि यदि हम इनको एक बहुत सारा धन दे देंगे, धन का लालच देंगे, तो ये हमारा प्रशस्ति गायन अपने लेख में लिखेंगे। हो सकता है कि ये आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए इतिहास बन जाए और इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से हमारा नाम लिख जाए। तो एक ये लालच था उनके मन में। युद्ध के आरंभ में उन्हीं आश्रय प्राप्त राजाओं की अपने प्राण देकर आश्रयदाता के प्राणों की रक्षा के लिए भी प्रेरणा देते थे। पृथ्वीराज रासो में एक चरित्र है, संयम राव। उसने घायल पृथ्वीराज की के प्राणों की रक्षा हेतु अपने घायल अंगों को काट काट कर गिद्धों को खिलाया। इस बात का उल्लेख चंद बरदाई द्वारा स्वामी भक्ति के व्यापक प्रभाव का संकेत करता है। चंद बरदाई ने जब पृथ्वीराज रासो लिखा था और जब उसकी पृथ्वीराज रासो में एक जगह एक अ, अ, वाक्य आया है, जब उन्हें स्वामी भक्ति पर कुछ लिखना था तो उन्होंने इसी घटना को अपने पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने स्थान दिया। इतना अधिक अपने आश्रयदाता राजाओं के प्रति जो उनके सेवक हुआ करते थे, उनके मन में इतना अधिक सम्मान था कि वो अपने प्राणों की बलि भी दे दिया करते थे, सिर्फ अपने आश्रयदाता राजाओं को सुरक्षित करने के लिए या बचाने के लिए।
दरबारी कवि अथवा कवियों द्वारा जहां अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता और शौर्य की का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी व्यापक प्रवृत्ति था, वहीं वीर रस के संचरण के समानांतर श्रृंगार रस का व्यापक काव्य शास्त्रीय निरूपण करने और उस स्थिति में अपने अपने आश्रयदाता के श्रृंगारिक उत्प्रेरण का चित्रण ही उन कवियों का एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने ऐसी गाथाएं लिखी जिनमें आश्रय प्राप्त दरबारी कवि केवल लेखनी का ही कमाल नहीं दिखाते, बल्कि युद्ध क्षेत्र में वे तलवार का हस्त कौशल भी दिखाने में पीछे नहीं रहते। यानी जो कवि थे, जो हमें सुनने को गाथाओं के माध्यम से मिला है, जो देखने को मिला है, अब हम क्योंकि उस काल में नहीं थे, इसलिए वास्तविकता क्या है अभी इस चीज को हम नहीं जानते। लेकिन जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसमें ऐसा था कि जो कवि हुआ करते थे, वो केवल लेखनी ही नहीं चलाया करते थे, बल्कि एक सैनिक की भूमिका भी अदा किया करते थे राज्य में रहते। कि जब युद्ध हुआ करता था, तो अपना युद्ध कौशल भी दिखाने में पीछे नहीं हटते थे। हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम इसीलिए दिया हो। ये काल विशेष रूप से बीसल देव रासो और विजयपाल रासो जैसे काव्य के उपलब्ध होने का काल है, जिनका विषय वीर गाथा परक नहीं है, अपितु प्रेम गाथा परक काव्य है। विजयपाल रासो अभी तक अपूर्ण है, तथा बीसल देव रासो विरह काव्य है, जिसे अब्दुल रहमान द्वारा संदेश राष्ट्रक की परंपरा की प्रतिनिधि कृति कहा जा सकता है। आदिकाल की आधार सामग्री में जहां अपभ्रंश भाषा की रचनाएं सम्मिलित हैं, वहीं विद्यापति पदावली की भाषा मैथिली है और अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप है। उसके साथ उक्त कालखंड में ढोला मारूरा दुहा जैसा लोक काव्य भी रचा गया था। यद्यपि उसे उसे आदिकाल की आधार सामग्री के रूप में नहीं माना गया है। अपभ्रंश भाषा में रचित जैन संतों द्वारा चरित काव्य जैसे जसहर चरियु, प्रलय कुमार चरियु, पऊम चरियु, पाहुड़ा दोहा आदि प्रमुख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा धार्मिक अथवा सांप्रदायिक रचनाएं कहकर नाथों, सिद्धों और बौद्ध संप्रदायों की कृतियां भी स्वीकार नहीं की थी। कालांतर में साहित्यकारों ने इन रचनाओं को तत्कालीन समाज की चित्तवृत्ति का स्वाभाविक अभिव्यक्ति माना है। यहाँ हम आदिकालीन परिस्थितियों के विषय में बात कर रहे हैं। आदिकालीन परिस्थितियों को जानने से पूर्व आपने जान लिया कि आदिकाल का स्वरूप क्या था। इस बात से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे कि आदिकालीन साहित्य सर्जना के लिए किस प्रकार की परिस्थिति थी, जो तत्कालीन दरबारी कवियों को काव्य रचना के लिए बाध्य करती थी।
आदिकालीन परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थिति, उस पर चर्चा करने से पूर्व हम थोड़ा सा आदिकालीन साहित्य के जो प्रेरक बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभिक वर्षों के रूप में जिस समय की चर्चा की गई है, यानी आदिकाल की, उसमें मुख्यतः संस्कृत, अपभ्रंश तथा हिंदी भाषाओं में रचित साहित्य मिलता है। इसमें भी संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में धार्मिक तथा लौकिक साहित्य मिलता है, और हिंदी यानी देश भाषा में लिखित साहित्य का स्वरूप हमें आदिकाल में देखने को मिल जाता है। इन भाषाओं का एक परस्पर अटूट एवं क्रमबद्ध संबंध भी रहा है। अपभ्रंश भाषा और साहित्य ने हिंदी साहित्य को कई तरह से प्रभावित किया, तो संस्कृत भाषा और साहित्य ने अपभ्रंश और हिंदी दोनों को। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले अपभ्रंश काल में भी संस्कृत भाषा तथा साहित्य का अत्यंत व्यापक क्षेत्र है, जिसमें लेखन और प्रचलन चल रहा था। अतः विषय वैविध्य और परंपरा बाहुल्य हिंदी को संस्कृत से ही निकला हुआ मान सकते हैं। संस्कृत साहित्य की पूर्ववर्ती परंपराओं की छाया भी हिंदी साहित्य के लगभग सभी कालों में यत्र तत्र देखने को मिल जाएगी। साथ ही अपभ्रंश साहित्य के सिद्ध और जैन साहित्य का प्रभाव भी यहाँ अत्यंत मुखर है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस युग का संस्कृत साहित्य अगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नीति, दर्शन, जीवन, काव्यशास्त्र, काव्य संप्रदाय, इतिहास, पुराण, भूगोल कथा, ज्योतिष, तंत्र जीवनी तथा काव्य एवं नाटक आदि अनेक विषय लेकर चिंतन में मनन कर रहा था, तो अपभ्रंश साहित्य केवल धार्मिक धाराओं में सिमटा हुआ था। हिंदी साहित्य में आदिकाल से आधुनिक काल तक के पूरे साहित्य को देखने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत की इस व्यापक साहित्य धारा से केवल लेखकों और साहित्यकारों ने पर्याप्त ऊर्जा तथा प्रभाव ग्रहण किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि युगीन परिस्थितियों के कारण संस्कृत साहित्य के विषय वैविध्य से संपन्न अधिकांश ग्रंथ हिंदी क्षेत्र में लिखे गए, हिंदी क्षेत्रों में नहीं लिखे गए। हिंदी क्षेत्र तो पश्चिम दिशा से निरंतर रहने वाले आक्रमणों के कारण अधिकांशतः वीर तथा भक्ति साहित्य तक सीमित होकर रह गया था, जबकि संस्कृत के महान ग्रंथों का अधिकांश सर्जन कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि में अधिक हुआ। अतः ये स्पष्ट होता है कि जहां अपभ्रंश साहित्य सिद्ध, नाथ और जैन संप्रदायों की संकीर्णता में विभक्त था, वहां संस्कृत साहित्य किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से मुक्त और सार्वभौमिक, सार्वकालिक तथा सार्वजनिक जनिक बन रहा था। यह भी सोचने योग्य बात है कि संस्कृत साहित्य की परंपरा को किसी न किसी रूप में आदिकाल से रीति काल तक स्वीकार किया जाता रहा, जबकि अपभ्रंश साहित्य के साथ ऐसा नहीं हुआ। अकबर, रहीम और शाहजहां जैसे शासकों ने संस्कृत विद्वानों का भरपूर सम्मान किया।
संस्कृत का अंतिम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस गंगाधर, रचयिता थे इसके पंडित जगन्नाथ, भी शाहजहां के आश्रय में लिखा गया। और जो जगन्नाथ जो कवि थे, उन्हें पंडित राज की उपाधि भी शाहजहां के द्वारा दी गई। अतः अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये काल साहित्य, समाज तथा साहित्यकार के बीच में सौहार्द का काल रहा। संस्कृत अपभ्रंश तथा देशी भाषाओं के इस युग में ही हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश हो रहा था। इसी धारा से आदिकालीन साहित्य की वैविध्यमयी धाराएं प्रस्फुटित हो रही थी। यही साहित्यकार, यही साहित्य धारा हिंदी के इस प्रारंभिक काल की प्रेरणा बन गई थी। ये साहित्य धारा जो प्रारंभिक काल की प्रेरणा बनी थी, उस प्रेरक पृष्ठभूमि के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य का ये प्रथम काल, अगर हम इसकी राजनीतिक परिस्थिति, जो कि हमारा मेन शीर्षक है जिस पर हम बात करने जा रहे थे, तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता एवं अव्यवस्था, गृह कलह और पराजय का कालखंड था। दूसरी ओर विदेशी आक्रमण राज्यों की स्वतंत्रता पर हावी हो रही थी। सम्राट हर्षवर्धन, जिनका समय सन 606 से 643 तक का माना जाता है, के निधन के बाद उत्तर भारत में केंद्रीय शक्ति का क्षय और राज्य सत्ता अस्थिर हो रही थी। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण पर वहां का राजा दाहिर की पराजय का कारण वहां के जाट और ब्राह्मण राजाओं के सहयोग का अभाव रहा। यदि आप इतिहास विषय पर दृष्टि डालेंगे तो इस कालखंड में अनेक छोटे छोटे राजवंश, गुर्जर, तोमर, राठौर, चौहान, चालुक्य, चंदेल, परमार आदि सत्ता प्राप्ति के लिए पारस्परिक युद्ध, गृह कलह और विघटन के कारण सामंतवाद को प्रोत्साहित कर रहे थे तथा देश एक तंत्र व्यवस्था में न रहकर अनेक राज्यों में बट गया था। राष्ट्रीयता या देशभक्ति की भावना सर्वथा लुप्त थी। राजभक्ति, आश्रयदाता का शौर्यगान एवं प्रशंसा तथा अनुचित कार्यों के समर्थन का प्रचलन बढ़ रहा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र, क्षमा कीजिए, राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन ने अपने पराक्रम तथा प्रतिभा से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। वो उत्तर भारत के अधिकतम शत्रु को एक सूत्र में बांधने में सफल हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेम भारत यात्रा, हुएन संग भारत यात्रा पर आया था। उसके द्वारा लिखे गई पुस्तक में हर्षवर्धन के समय के भारत के व्यवस्थित धर्म
और समाज का उल्लेख देखने को मिल जाता है। यवन आक्रमण के कारण उत्तर भारत में आरंभ हो चुका था। वर्धन साम्राज्य की शक्ति इसका प्रतिरोध करते करते अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन कर रही थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंडों में विभाजित हो गया। इस समय का राजनीतिक परिदृश्य बड़ा उलझा हुआ सा प्रतीत होता है। कोई राज्य थोड़े समय के लिए शक्तिशाली हुआ, परंतु कोई भी राज्य अपना प्रभुत्व स्थापित ना कर सका। यह राज्य एक दूसरे के साथ युद्ध करने में ही व्यस्त रहते थे। विखंडित राज्यों के बीच पारस्परिक युद्ध, आंतरिक कलह तथा विघटन से सामंतवादी पथ को या प्रथा को प्रोत्साहन मिला। छोटे छोटे शासकों के मध्य होने वाला युद्ध हमेशा किसी आवश्यकता के नहीं होते थे। उनमें से अधिकांश राजा का कारण शौर्य प्रदर्शन और पराक्रम दिखाना था। ये काल आपसी संघर्ष का काल है। आपसी भेद तथा एकता के अभाव में भारत के पश्चिमी सीमा पर हो रहे आक्रमण का सामना करने में देशी राजा असमर्थ थे। युद्ध ने देशों को खोखला और जर्जर बना दिया था। इस युद्ध प्रभावित जीवन में संतुलन का अभाव था। जहां वो एक और विदेशी आक्रांता के अत्याचारों से पीड़ित थी जनता, वहीं दूसरी ओर युद्ध का देशी राजाओं का जो युद्ध था उससे भी अत्याचार बढ़ता जा रहा था। पृथ्वीराज चौहान जयचंद लड़ाई अंतिम कथाएं बन गई। जनता में एक ऐसे साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। एक वर्ग ऐसा था और एक दूसरा वर्ग अपना जो अपनी जो विनाशशीलता है उसको देखकर आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था, जो मरते मरते जीवन का रस भोग लेना चाहता था। इन सब का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम और मध्य देश पर पड़ रहा था। यही वह क्षेत्र या समाज था जहां हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। इसी लिए इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की से भरपूर रहा। हिंदी साहित्य का ये प्रथम कालखंड तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता एवं अव्यवस्था, गृह कलह और पराजय और आंतरिक हताशा का कालखंड रहा। मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन के निधन के बाद में उत्तर भारत में केंद्रीय शक्ति का क्षय और राजसत्ता अस्थिर हो गई थी। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण पर वहां का राजा दाहिर की पराजय का कारण वहां के जाट और ब्राह्मण राजाओं के सहयोग का अभाव रहा। राष्ट्रीयता या देशभक्ति की भावना सर्वथा लुप्त थी। राजभक्ति, आश्रयदाता का शौर्यगान तथा प्रशंसा और अनुचित कार्य के समर्थन का प्रचलन बढ़ रहा था। सन 1800 से 1020 ईस्वी तक के पाल शासकों ने गजनबी के तुर्कों का सामना केवल व्यक्तिगत वीरता, शौर्य, आत्मबल और देश हित में
प्राण देने के लिए ही रहा, सामूहिक रूप से गजनी के आक्रमणों से लोहा लेना नहीं। आपसी फूट, कलह तथा विलासिता के कारण भारतीय शक्ति ध्वस्त होती जा रही थी और इस्लाम का आगमन, उनकी बढ़ती सत्ता भूख के सामने दोषपूर्ण राजनीति अपनी चेतना खो चुकी थी। 10वीं से 1026 की अवधि में मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और अनेक भारतीय शक्तिशाली राजपूतों को अपने अधीन कर लिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र पर राज्य स्थापित कर लिया। अधिकांश आदिकालीन साहित्य में हिंदू शासकों के या तो पारस्परिक युद्धों का या फिर तुर्क अफगानों से किए गए युद्धों की अव्यवस्थाओं, लूटमार तथा भारतीय राजतंत्र के पराजय के वातावरण में दरबारी कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के यश प्रशस्त शौर्य का गान उपलब्ध होता है। लेकिन उससे अधिक पराजित हिंदुओं को जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य के माध्यम से चित्रित किया गया है। चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदन, हरिभद्र सूरी, राम सिंह के अतिरिक्त कंडपा, सरहपा ने तत्कालीन परिवेश को शब्द दिए। 11वीं-12वीं सदी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान तथा कन्नौज में गढ़वालों का शक्तिशाली राज्य था, परंतु उनमें एकता का अभाव। अंदर ही अंदर ये तीनों ही राज्य एक दूसरे से बैर भाव रखते थे। होता क्या है कि जब हम आपस में ही लड़ बैठेंगे तो हमारे देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। तुम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। ये सिचुएशन थी उस समय। जो राजपूत ये राजा हुए, जैसे अजमेर में चौहान, कन्नौज में क्षमा कीजिएगा, कन्नौज में गाहड़वाल, दिल्ली में तोमर, तो शक्तिशाली राज्य थे, लेकिन आपस में मेल नहीं था। अगर आपस में मेल होता तो जो ये स्थिति आई है देश में बाद में, जो इस्लाम धर्म अपना धीरे धीरे शिकंजा पूरे देश पर कसता जा रहा था, उसका एक ठोस अगर कारण हो सकता है तो वो यही था कि देश में एकता का अभाव, राजाओं के बीच में वैमनस्य की भावना, शत्रुता की भावना। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करा था तो पहले प्रयास में गौरी भी पराजित हो गया, परंतु दूसरे प्रयास में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी के पश्चात सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। ये सभी शासक ऐसे थे जिनका रुझान केवल अपने साम्राज्य को विस्तार देने का था, ना कि प्रगति का। ये सारे ही शासक जनहित के कार्यों से विमुख रहे। मेन मकसद क्या था कि अपनी जो साम्राज्य की सीमा है उसको बढ़ा दे, ये राज्य भी मेरा हो जाए, वो वाला राज्य भी मेरा हो जाए। वो ये नहीं देख रहे थे कि इन सब अ, कारणों से जो जनता थी वो कितना प्रभावित हो रही थी। जब राजा आपस में लड़ेंगे तो उसके साथ में जब युद्ध होते हैं तो हजारों सैनिक, बेकसूर सैनिक मारे जाते हैं, सिर्फ इनकी राज्य लिप्सा के कारण, एक तृष्णा के कारण कि ये राज्य भी मेरा हो जाए, वो राज्य भी मेरा हो जाए। जनहित के विषय में वो सोच ही नहीं रहे थे। उनकी प्रजा किस दशा में है इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्हें सिर्फ अपना साम्राज्य की जो सीमा है उसको बढ़ाना था।
इन राजवंशों के पारस्परिक युद्ध, दिन रात का कलह तथा बढ़ते हुए विघटन से सामंतवादी प्रथा को प्रोत्साहन मिला। निरंकुश एक तंत्र शासन प्रणाली के स्थापित होने से राजनीतिक चेतना और विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने की शक्ति भी नष्ट होती चली गई। अब देश अनेक राज्यों में विभक्त हो गया, संगठन बिखरता जा रहा था। सामंतों के क्षुद्र स्वार्थ और उनके पाशविक आतंक से जनता की दृष्टि अपनी सुरक्षा तथा जीविका तक ही सीमित होती चली गई। यही कारण है कि युग की चेतना और साहित्य के संदेश में राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का अभाव स्पष्टता देखा जा सकता है। प्रांतीयता और स्थानीयता की प्रबल भावना से विदेशी आक्रमणकारियों का शासन दीर्घ होता चला गया। राजभक्ति के विमुख होने लगी। परिमाणता राजभक्ति का, शौर्यगान का, प्रशस्ति तथा अनुचित कार्यों के समर्थन का प्रचलन बढ़ गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विकास भी इसी परिवेश तथा पृष्ठभूमि में हो रहा था। युद्धों के इस वातावरण में 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक हिंदुओं की सत्ता समाप्त होने लगी और मुसलमानों के सत्ता में आने की यात्रा को सहज ही देखा जा सकता है। हिंदू शासकों की आपसी लड़ाइयां, तुर्कों अफगानों के आक्रमणों का सामना, एकता का अभाव और राज्यों का बिखराव मान अपमान के प्रश्न बने। युद्ध तथा जर जोरू और जमीन या किसी सुंदरी राजकुमारी के स्वयंवर को लेकर हो रहे युद्ध सभी ने इस देश को खोखला और जर्जर बना दिया। सन 1800 से 1026 ईस्वी तक के पाल शासकों में भीम, जयपाल, आनंदपाल आदि ने गजनी के तुर्कों का सामना किया, तो कश्मीर के ललितादित्य, जयादित्य आदि शासकों को भी मुस्लिम शासकों से लोहा लेना पड़ा। वास्तव में वीरता, शौर्य, आत्मबल और देश के हित में अपने प्राणों की बलि देने के लिए व्यक्तिगत उदाहरण तो इस युग में कई मिल जाएंगे, किंतु संगठन या संघ शक्ति के अभाव से इसके प्रभावी परिणाम देखे नहीं जा सकते। केवल एक इंसान यदि अपने देश के लिए सोचे, तो क्या आज जो हम अपना जीवन एक स्वतंत्र पूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, क्या हम ये जी पाते कि खाली एक इंसान जब हमारा अंग्रेजों का शासन हमारे देश में हो गया था, तो उस समय जो लड़ाइयां चली थी, पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के प्रयास में लगा रहा। और वो एकजुटता, जो उनकी एकता थी, वो प्रयास उनका रंग लाया और आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो हम परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये दिन हमें कैसे देखने को मिला? क्योंकि हमारे देश के जो पहले देशभक्त लोग हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि बहुत सारे ऐसे अ, देशभक्त देशभक्त हुए हैं इस देश में, कि जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता से परिपूर्ण जीवन जीने का आनंद ले पा रहे हैं। लेकिन ये हुआ कब? ये कैसे हुआ? उसके लिए बड़ा प्रयास किया गया था, पूरा देश एकजुट हो गया था। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष वर्ग ही इस मामले में आगे आया था, स्त्रियों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया, तब जाकर ये स्थिति आ पाई। ऐसा ही उस समय हुआ है आदिकाल में। कुछ राजा तो अपनी वीरता, शौर्य और आत्मबल, देश के प्रति अपने प्राणों का त्याग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि
संगठन नहीं था, अतः उसका कोई प्रभावी परिणाम नहीं निकल पा रहा था। संगठन के रूप में भी सिंध के प्रतिहार वंश, काबुल और पंजाब के शाही वंश, चौहान, कन्नौज वंश आदि ने समय समय पर आक्रांताओं की बढ़ती हुई सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना किया, किंतु अधिकांशतः आपसी फूट और कलह तथा विलासिता के कारण भारतीय शक्ति ध्वस्त होती चली। ऐसे में इस्लाम ने भारत को समानता का मंत्र देकर दलितों को ऊपर उठने का संकल्प दिया। रूढ़ियों और परंपराओं की जड़ें हिलने लगी। इस्लाम के आगमन से लालसा जगी और आशा संचारित होने लगी। शुद्धता, अहंकार, संकीर्णता, मिथ्या विचार, ब्रह्म आडंबर में डूबा भारत विक्रमादित्य तथा चंद्रगुप्त के आदर्शों से विचलित होता भारत बाहर से आने वाले शासकों की बढ़ती शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। भारतीय समाज में या हमारे देश की जो सेना थी उस समय के राजाओं की, वो उसमें कायरों और भीरुओं की संख्या बढ़ने लगी। जनसंपर्क के अभाव तथा दोषपूर्ण राजनीति से देश अपनी चेतना खो बैठा था। 10वीं शताब्दी के महमूद गजनबी ने सन 1000 से 1026 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यहाँ की अपार संपत्ति को लूट कर ले गया। उसने पंजाब, कांगड़ा, कन्नौज, ग्वालियर जैसे शहर में ही नहीं, अपितु सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने शासन को संभाला था। उन दिनों भारत में अनेक शक्तिशाली राजपूत राज्य भी थे। मोहम्मद गौरी अपने आक्रमण के समय जब पृथ्वीराज चौहान से एक बार हार गया तो उसने जयचंद्र का सहयोग लिया, क्योंकि जयचंद्र, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र दोनों में शत्रुता थी। जयचंद्र की पुत्री से प्रेम विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो होता ही है कि जब दो लोगों का शत्रु एक होता है तो वो दो लोग जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ऐसा ही हुआ। वो जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में समर्थ हो गया था। हालांकि उसने बाद में जयचंद्र को भी पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर राज्य किया। उसने पूरे हिंदी भाषी प्रदेश पर राज्य किया। इस प्रदेश में कन्नौज, काशी, अवध तथा पश्चिम और उत्तरी बिहार आदि शामिल थे। इसके बाद भारत पर गुलाम वंश और खिलजी वंश के शासकों ने आधिपत्य जमाया। आदिकाल की काल सीमा में शासन करने वाले तुर्क अफगानी शासक थे। इसलिए आदिकालीन अधिकांश साहित्य में हिंदू शासकों के या तो पारस्परिक युद्ध वर्णित थे या तुर्क अफगानों से हुए युद्ध वर्णन वहां उपलब्ध हैं। अव्यवस्था, लूटमार तथा बिखराव, इस युग में कवियों ने दरबारी आश्रय भी ग्रहण किया था और उसकी प्रशस्ति तथा शौर्य के गान भी लिखे थे। ऐसे परिवेश और राजनीतिक स्थिति में जन्मे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति इसी कारण वीर और श्रृंगार बन गई थी। यो तो इस युग में नीति, भक्ति, धर्म और लोक को भी साहित्य में अपनाया गया था, परंतु प्रधानता प्रधानता युद्ध वर्णनों और शौर्य गानों की रही। यहाँ केवल इतना ही स्पष्ट करना अभीष्ट है कि राजनीतिक अवस्था की दृष्टि से उस युग का भारत कलह और विघटन के कारण एक विदेशी सभ्यता तथा
विदेशी शासकों के अधीन हो गए थे। इस युग में भक्ति, धर्म और लोक को भी साहित्य में अपनाया गया, परंतु प्रधानता युद्ध वर्णनों और शौर्य गानों की रही। इसकी विस्तृत चर्चा हम अगली और जो हमारी इकाइयां हैं उसमें करेंगे। यहाँ केवल इतना स्पष्ट करना अभीष्ट है कि राजनीतिक अवस्था की दृष्टि से उस युग का भारत कलह और विघटन के कारण एक विदेशी सभ्यता तथा संस्कृति के संपर्क में आ रहा था। मुस्लिम शासकों के दरबार में हिंदू कवि थे, तो हिंदू शासकों के दरबार में मुस्लिम विद्वान भी थे। परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी चल रहा था, पर फिर भी भारत ने राजनीतिक पराजय के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान होने नहीं दी। आत्मरक्षा के लिए किए गए संघर्ष का परिणाम हमें पूर्व मध्य युग की कविता में भी देखने को मिलता है। अतः यदि हम इस निष्कर्ष रूप में राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में कुछ कहें, तो हम देखेंगे कि उस समय का काल युद्ध और अशांति का काल था। हमारे देश के राजा इतनी अधिक योग्यता और प्रतिभा होने के कारण ही विरोधियों के वश में थे। निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण राजनीतिक चेतना और विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने की शक्ति क्षीण होकर नष्ट हो गई थी। अतः आप लोगों ने आज के व्याख्यान में ये भली भांति जान लिया होगा कि जो आदिकाल था हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल आदिकाल, उसमें राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। अब हम अपने अगले व्याख्यान में आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।